पढ़े लिखे लोग इस देश की राजनीति नहीं संभाले तो ये समझ लो ये देश उनके हाथ में चला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने इस देश को 200 साल तक लूटा है, आज काले अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज देश को लूट के ले जा रहे हैं। एसएससी को एकदम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। हम माउस के लिए लड़ ले, हम कीबोर्ड के लिए लड़ ले, हम ढंग का पेपर कंडक्ट कराने के लिए लड़ ले, हम वैकेंसी के लिए लड़ ले, हम फेयर सिलेक्शन के लिए लड़ ले, हम किस किस चीज़ के लिए लड़े हमें भी नहीं पता है, बस लड़े जा रहे हैं। हम उनको नायक मानते हैं जो देश के लिए कुछ किया, हम इनको नायक नहीं मानते हैं। ये लोग देश बेचने वाले हैं। हम भाई अभी निकलो, अभी मुझे गर्दन कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, गोली खाने सीना पे खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। ये आयोग इलेक्शन कमीशन तो 70-80 करोड़ लोगों का चुनाव करवा लेती है, तो फिर 20-30 लाख लोगों का एग्जाम करवाने में इतनी दिक्कत क्यों आती है आयोग को? क्वेश्चन गलत आने के पैसे से आपको सड़क ही बनानी है तो 100 के 100 सवाल आप गलत डाल दो, 1 साल में सड़क ही बन जाए। उस साल तैयारी नहीं करेंगे हम अगली साल दे लेंगे। आप एसएससी चेयरमैन का आंसर सुनोगे ना, कहते हैं आपके पैसे से रोड बनता है। अरे तो मोदी फिर खड़ा होकर क्यों कहता है मैंने रोड बनाया? आप एडुकेटी की बात करते हैं, एडुकेटी जो है व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में उसका नाम है, उसको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? सवाल यह है सबसे बड़ी बात। अमेरिका कहाँ आगे जा रहा है, चाइना कहाँ आगे जा रहा है, और आज हमारा देश समोसा की साइज नापने में जा रहा है। मेरे पीछे इस वक्त हैं हजारों सपने और उनके टूटी हुई उम्मीदें। आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, ऐतिहासिक दिल्ली का रामलीला मैदान। और एसएससी नाम की जो संस्था जो 1975 में इस देश में बनी, इस मकसद के साथ कि केंद्र की जो नौकरियां हैं वो इस देश के बच्चों को शांति से पारदर्शिता के साथ दी जा सके, मगर वो मकसद पिछले 10 सालों से खराब होता नजर आ रहा है। और ये छात्र उसी उम्मीदों के टूटने की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये मंच के इस तरफ आप देखेंगे तो तमाम जो टीचर्स हैं वो देश भर से आए हुए हैं, और मंच के इस तरफ आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो पूरे देश से आए हुए हैं। हजारों बच्चों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। अगर डिमांड्स की बात करेंगे तो हम बच्चों के बीच जानकर समझेंगे कि उनकी बड़ी डिमांड्स क्या हैं और आज का जो आंदोलन है उसका मकसद क्या है। तो छात्रों को समझने के लिए छात्रों के बीच आना पड़ता है। रामलीला मैदान में हम हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको बता दिया है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सर। कहाँ से आए उमेश? सर बलिया से। बलिया से? हाँ सर। कब आए बलिया से? सर मैं सुबह में आया हूँ। सुबह कैसे आए? सर ट्रेन से आए। ट्रेन से? हाँ सर धक्के क्यों आए? सर क्योंकि अब जो भी हम एग्जाम तैयारी कर रहे थे इतनी अनियमितताएं बढ़ गई हैं। सर पिछले बार मैंने मेंस 2024 का पेपर दिया था, मेरी जब मेरे नंबर थे 28, मैं 328 थे सर, जबकि मेरा जो दोस्त था उसके थे 284, सर उसका सिलेक्शन हो गया जबकि मेरा हुआ नहीं। हाँ सर। अच्छा उससे पहले हम 2020 में हम लोग का एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें सर सब कुछ हो गया था, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, SRT, GD, तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसमें सर रैंक जो फाइनल रैंक थी 512 के आसपास थी, उसका सर ये लोग ज्वाइनिंग नहीं कराए। सर हम कब तक सहते रहे? उसका आप ज्वाइनिंग नहीं कराए कि जैसे ऐसे लगता है कि खाना थाली में निकाल के दे दियो, हम खाने वाले हो, फिर हमने हाथ थाली का तो हटाया ही, फिर हाथ से भी छीन लिए। सर हम कब तक सहते रहे? कब से तैयारी कर रहे हो भाई? सर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ 2022 से। सर उससे पहले मैं डिफेंस की तैयारी करता था, तो सर डिफेंस में तो हुआ था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराया, तो उससे सर ऐसे निकलने में 1 साल के आसपास लग जाते हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग उसमें बाकी थी, उसका सर इधर आए तो SSC में देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अभी सर एडुकेटी नाम की कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, सर क्वेश्चन उनको ऐसे आ रहे हैं कि क्वेश्चन मैथ के हैं और ऑप्शन रीजनिंग के दे रहे हैं, तो हम क्या करें सर? और ऑप्शन उनको ऐसे आ रहे हैं जैसे चार गोले बना दिए हैं, आयत बना दिए हैं, बोले इसमें अगली आकृति क्या आएगी। आप पेपर देने गए थे? हाँ सर। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आती है? हाँ सर पेपर, सर जो हम लोग का इन्विजिलेटर था सर वो मोबाइल लेके घूम रहे हैं एग्जाम टाइम में, तो उसका तो वो तो सब ठीक था। तो इसमें एक बात ये थी ना कि जो हम लोग का सेंटर था इतने आउट एरिया, रिमोट एरिया में था, वहाँ से पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, सर रास्ते जाने के लिए प्रॉपर नहीं थे। उसको सर यहाँ के लोगों को पूछो स्टेशन पर उतरने के बाद कि ये सेंटर कहाँ पे, तो सर सेंटर में किसी ऑटो वालों को नहीं पता है, तो सेंटर यहाँ ऐसे भेज दिया, सर डाले बनारस है, सेंटर भेज दिया MP, तो कैसे कहाँ से मैनेज करेंगे? तो बच्चों की चिंता है उसकी शुरुआत आ जाती है जब से एडमिट कार्ड आता है। बच्चे भरते हैं 3 ऑप्शन अपने घर के आसपास का, रहने वाला बच्चा जयपुर का है उसका सेंटर आ रहा है कलकत्ता में, पता रहा कलकत्ता का रहने वाला है उसका आ रहा है चेन्नई। नतीजा कई बार प्री दिया फिर मेंस दिया, जैसे पिछले बार नॉमिनेशन का मुद्दा रहा पेपर में, तो कई बार किन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि हम छूट गए, कुछ व्यवस्थाओं में भी कुछ कमी थी, तो ये चीज़ें हैं। इसी के लिए आज हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं कि जो ये आयोग है, अब बात करें भारत सरकार, ये आयोग इलेक्शन कमीशन तो 70-80 करोड़ लोगों का चुनाव करवा लेती है,
तो फिर 20-30 लाख लोगों का एग्जाम करवाने में इतनी दिक्कत क्यों आती है आयोग को? तो हमारी यही मांग है कि आयोग हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से करवाए। क्या मुद्दा है तुम्हारा? मुद्दा मेरा ये है कि मेरा स्टेनो का एग्ज़ाम था 6 तारीख को, तो उसमें जो मेरे सिलेबस में मैथ नहीं है, मैथ का सब क्वेश्चन पूछा गया 8 से 10। इसके बाद मेरे पेपर में जो क्वेश्चन आता है 200 आता है, उसमें 22 से 25 क्वेश्चन गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम चैलेंज करने के लिए हमको 50 रुपये एक क्वेश्चन का फीस भी देना पड़ेगा। तो मैं बेरोजगार छात्र हूँ, अगर मैं 25 क्वेश्चन को चैलेंज करूँगा तो मुझे 1250 रुपये देना पड़ेंगे। तो हम आयोग को ये भी बताएं कि ये सवाल गलत, उसके बाद हम 50 रुपये भी दें। और दूसरी बात, मेरा जो सेंटर था वो गाजियाबाद में पड़ा था, विकास इन्फोटेक में। मेरा वहाँ माउस काम नहीं कर रहा था और वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, मतलब इतना तो गर्मी था कि हम लोग पसीना आ रहा था। अब माउस काम नहीं कर रहा है, अब हमारा वहाँ टाइम तो चल रहा है, अब यहाँ माउस काम नहीं कर रहा है। अब हमें सवाल आता है, आंसर आता है, अब हम उसमें टिक कैसे करें? दूसरा चीज़, जो ऑप्शन खुल रहा था, कभी 3 ऑप्शन खुल जाए, 2 ऑप्शन खुल जाए, कभी डिस्क्रिप्शन नहीं खुले, और खुल रहा तो 4 ऑप्शन सेम खुल जाए, अब हम टिक किस में लगाएं? तो मेरा एसएससी से यही कहना है कि एग्ज़ाम को निष्पक्ष तरीके, अच्छी तरीके से कराया जाए और इक्विटी को हटाए, टीसीएस को लाए। और एडिक्विटी से ये दिक्कत है कि उसकी जो व्यवस्था है वो ख़राब है, और अगर कोई बच्चा व्यवस्था के खिलाफ एग्ज़ाम में कुछ बोलता है तो उसके लिए बाउंसर रखें 8 से 10, और बाउंसर हम लोगों को मारने के लिए बोलते हैं, और हम लोगों से ये बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ आवाज़ उठाई तो तुमको एसएससी के एग्ज़ाम से निष्कासित करवा देंगे और भविष्य में तुम कोई एसएससी की परीक्षा नहीं दे पाओगे। सर मेरा अभी फेज 13 का पेपर हुआ था। पेपर में मेरे सेंटर पे, मेरे ही रूम में 8-10 बच्चों का सर सिस्टम बंद हो गया। उन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया, वो लड़ने लगे इन्विजिलेटर से, जिस वजह से हमारा पेपर भी रुक गया। 1 घंटे के पेपर में 100 सवाल आते हैं सर, उसमें भी अगर 10 मिनट वेस्ट हो जाए, बीच में वो अटेंडेंस लेने भी आएंगे। सर स्टेनो के पेपर में 23 सवाल गलत आए हैं। उन 23 सवालों में एसएससी क्या करेगी? या तो सबको नंबर दे देगी या वो सवाल हटा देगी। सर यही मेरे साथ सीजीएल मेंस में हुआ, 2024 के मेंस में मेरा स्कोर जो आ रहा था अपने आप गिर गया। जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी मुझे कुछ और मिली, और सर मैं ऐसे हर बार हर साल इसी साइकिल में फंसा रहूँगा तो नहीं चल पाएगा सर। ये एडमिटी का सिस्टम है सर, जो है पर चलता नहीं है। हमें टीसीएस ही चाहिए या कोई राष्ट्रीय संस्थान चाहिए, एनटीए चाहिए, या कोई भी ऐसी संस्थान जैसे यूपीएससी का पेपर होता है सर, लाइन से होता है, सही से होता है, धांधली नहीं होती है। यहाँ पर सर अगर सॉल्वर ही है तो हम फॉर्म भर क्यों रहे हैं? क्वेश्चन भी गलत आएगा, उसके पैसे भी हम ही देंगे, ये नहीं चल पाएगा। सर मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था, पहले एडमिट कार्ड पे डेट आई 29 जुलाई ग्रेजुएशन की, और 1 दिन पहले ही वो डेट बदल के 28 कर दी रात को, बिना कोई नोटिफिकेशन दिए, ना कोई मैसेज दिया, ना कोई कांटेक्ट किया, सिर्फ मेल किया रात को 12 बजे इन्होंने। मेरे पास सारा प्रूफ है, मैंने सब कंप्लेंट, मैं जब वहाँ पहुँच भी गया, मेरा हरगोविंद सेंटर था दिल्ली में। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णकांत शर्मा नाम है, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा सेंटर दिल्ली में पड़ा था, हरगोविंद सेंटर। जब मैं वहाँ पे शाम को पहुँचा अपना एग्ज़ाम देने के लिए, मैं टाइम से 2 घंटे पहले पहुँच गया था। मैं जब एंट्री के लिए गया तो जब मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, और मेरे साथ कई बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया। जो आपने खबर देखी होगी, न्यूज़ में आई थी, बच्चों के साथ जो बाउंसर ने मारपीटी करी है, वो मेरे सेंटर पर ही हुई थी सर। और बायोमेट्रिक मेरा नहीं हुआ, और मेरा एग्ज़ाम जब भी नहीं हुआ था और अब री एग्ज़ाम हो रहा है तब भी मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैंने हर जगह कंप्लेन कर लिया सर, मेल भी कर लिया एसएससी को 4 बार, सीपी ग्राम पे भी कंप्लेन कर लिया, ट्विटर भी कर लिया पीएमओ सर को, एसएससी के चेयरमैन को पर्सनली मेल कर रखा है, लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा और मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा। मैंने 20 फॉर्म भरे थे सर ग्रेजुएशन पोस्ट के, 2000 रुपये लगे थे मेरे पूरे, लेकिन मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, जब फॉर्म के पैसे मांगते हो घर वालों से और हो रहा नहीं ठीक से, तो घर वाले क्या बोलते? यही बोलते हैं कि छोड़ दीजिए आप, ये क्या कर रहे हो, फिर आप कुछ नहीं होता तो फिर छोड़ दीजिए ना। कुछ है, एक हद तक घर वाले प्रोत्साहित करते हैं सर, लेकिन अगर हर साल यही धांधली होती रहेगी तो सर छात्र पेपर देना छोड़ देगा सर। अगर क्वेश्चन गलत आने के पैसे से आपको सड़क ही बनानी है तो 100 के 100 सवाल आप गलत डाल दो, 1 साल में सड़क ही बन जाए। उस साल तैयारी नहीं करेंगे हम अगली साल दे लेंगे। और अभी जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है एडिक्विटी, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, उस कंपनी को दोबारा बाहर निकाल कर किस तरीके से टेंडर दिया गया, कौन सी प्रक्रिया करी गई, वो पता नहीं चल पा रहा है। अगर किसी बच्चे पे मुकदमा हो जाए तो वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होता।
पता नहीं ये कंपनियां कैसे ब्लैक लिस्टेड होकर बाहर आती हैं, कौन सा गठजोड़ बनाती हैं इन सारी सरकारों के साथ कि ये इन्हें टेंडर मिल जाता है। अभी एसएससी चेयरमैन कह रहे हैं हमने ट्रायल लिया था। बच्चों का जीवन कोई ट्रायल नहीं है, किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा तो क्या ये ट्रायल है? 180 दिन का ट्रायल ले रहे हैं, आप किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं और ये ट्रायल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एसएससी चेयरमैन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एसएससी चेयरमैन जैसा कि कहते हैं कि भाई वो कोशिश करेंगे कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना है, और जैसा कि भाई कह रहे हैं कि भाई किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और आप तो कोशिश कर रहे हैं, उसका अटेम्प्ट चला गया, उसका तो जीवन खराब हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अब कोई सुसाइड कर रहा है, आप कोटा में भी देख रहे हैं, कोटा में भी इतनी सुसाइड हो रही है। नीट का है, अभी तक इनसे यही नहीं हो पाया। अब ये सोच रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक होस्ट कराने की सोच रहे हैं। 3 लाख बच्चों का टेस्ट नहीं करा सकते, क्या कराएंगे? कहाँ ग्राउंड रिपोर्ट तो भाई साहब बिल्कुल जीरो हो चुकी है, किसी भी फील्ड में देख लीजिए बिल्कुल जीरो हो चुका है सब सिस्टम। करके देखा आपने 2036 में ओलंपिक कराने की तैयारी है और 5 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, बढ़िया बात है। यूपीएससी में कभी लीकेज का मामला आपने सुना नहीं होगा, और एसएससी में दिन प्रतिदिन ये मामले बढ़ते आ रहे हैं। कभी लीकेज हो गया, कभी टेंडर किसी घटिया कंपनी को दे दिया, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। और यूपीएससी में क्यों नहीं होते? इनका मन ही नहीं है, ये चाहते हैं, अंदरूनी कमी है इनकी, ये चाहते हैं कि भाई पैसे खाते हैं भाई साहब, पैसे 50-50 लाख में एक सीट बिकती है। ऐसे ऐसे केस हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास, जो पैसे दे के लगे हुए हैं। मुद्दे यही है कि हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है। यहाँ पे कोई एसएससी का स्टूडेंट, बैंक, कोई ऐसा नहीं है। सारे एजुकेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक मुद्दा है ही नहीं हमारा। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलो। और अगर मैं टू बी स्पेसिफिक हूँ तो इस चीज़ के लिए कि एसएससी को एकदम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। हम माउस के लिए लड़ ले, हम कीबोर्ड के लिए लड़ ले, हम ढंग का पेपर कंडक्ट कराने के लिए लड़ ले, हम वैकेंसी के लिए लड़ ले, हम फेयर सिलेक्शन के लिए लड़ ले, हम किस किस चीज़ के लिए लड़े हमें भी नहीं पता है, बस लड़े जा रहे हैं। और सरकार है कि बहरी हुई पड़ी है, सुनने का उस पर जूं तक नहीं रेंग रही, इतनी बहरी सरकार है। परेशान ही है बच्चा, कुछ नहीं कह सकते इससे ज़्यादा। तो घर वाले क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, घर वाले हैं सपोर्टिव, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत लड़कियों के घर वाले नहीं है सपोर्टिव। 25-26 तक का मौका दिया जाता है, कर पाती हो करो वरना शादी कर देंगे। और फिर लोग ये कहते हैं कि लड़कियां आगे नहीं आती। कैसे आएंगी भाई लड़कियां आगे? अपने बच्चों से पूछना कि पढ़ाई का माहौल क्या है। बच्चा पढ़ रहा है और जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। जिस देश में एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है कि एजुकेशन के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अदर देश में पढ़ाई बहुत ही अच्छे से उनको टॉप पे रखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है कि हमें हमारा हक दो। अगर ऐसा चलता रहा तो मिडिल फैमिली तो गई, बस तैयारी करते रह जाएगी पूरे सालों साल। लड़कियों को जॉब नहीं मिली तो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी कि हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं। शादी ब्याह करो, अपना घर संभालो, इतना आगे आके लड़ो, फिर कुछ भी ना मिले। तो ये सारी चीज़ें सरकार को सुननी चाहिए कि हाँ हमारी सुनो, हम लड़कियों की थोड़ी समझो। हमें चाहिए जॉब, हम क्यों पढ़ रहे हैं अपने सेल्फ डिपेंडेंट। एक बार तुम कहते हो कि लड़कियों को आगे लेके आओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर ये नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बोला जा रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ बोल रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही है। सर मेरे साथ तो उन्होंने स्कैम किया है। मेरा 25 जुलाई को एग्ज़ाम था, मैं एंटर करा है मैंने वहाँ पर 1:30 बजे। उन लोगों ने सेंटर बदल दिया और सेंटर भी वहाँ बदला, वहाँ एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा और दोबारा पेपर करा भी नहीं रहे हैं। अगर इनको जॉब देनी ही नहीं है तो फॉर्म क्यों फिल कराते हैं? इस तरह बड़ा स्कैम कि एंटर करने के बाद वो चेक करते हैं तो बोलते हैं आपका डेटा ही फाउंड नहीं कर रहा है और आप जाओ। और वहाँ पे बाहर जाके मैंने एडमिट कार्ड निकलवाया है, वो जहाँ पर एग्जाम होना था वो एग्जाम हो ही नहीं रहा वहाँ पर। पवन गंगा में एग्जाम हो ही नहीं रहा था और अब दोबारा भी एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो स्कैम हुआ। तो जब आपको जॉब देनी ही नहीं है तो आप फॉर्म क्यों फिल करवाते हो? ये मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे साथ जो स्कैम हुआ है, दोबारा मेरा एग्जाम भी नहीं हो रहा है। मेरा नाम राम है जी। आपने परमिशन ली है? जी सर। कहाँ से मिली परमिशन? सर बहुत एमसीडी एंड डीसीपी ऑफिस। आराम से मिल गई परमिशन कोई? हाँ थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, मतलब आराम से तो नहीं मिली है बट मिल गई। आपके नाम पे मिली है? जी सर। मतलब आप ही जिम्मेदार हैं, यहाँ बहुत अच्छा होगा बुरा होगा, अव्यवस्था होगी, आप ही को संभालना है। सर मुझे लगता है कि यहाँ पे हर कोई जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार हैं उतने ही जितना मैं जिम्मेदार हूँ, और यहाँ पे जो छात्र हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं जिम्मेदार हूँ। हम देख भी पा रहे हैं कि छात्र बड़ी जिम्मेदारी से बैठे भी हुए हैं, शांति से बैठे हैं, जैसा मन से कहा जा रहा है उसको मान रहे हैं। जोश है, जाहिर सी बात है, जहाँ जवानी होगी वहाँ जोश भी होगा।
आज का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं, क्या सरकार से कहना चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि वेंडर को हटाए, नया वेंडर रेडी करे, या तो हम वैसे तो वेंडर के मैं पक्ष में ही नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ सर हमारे पास में इतनी पैसे हैं कि हम ऐसे एग्ज़ाम सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद पेपर बनाए, हम 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम प्राइवेट एजेंसी क्यों करती है? तो गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान देना चाहिए सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल ये एडुकेटी की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। आप ये लिस्ट देखिए, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेनो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, डीएसएसबी में 3-3 बार जो है फॉर्म भर जाता है, 3-3 साल तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। बीपीएससी में हो रहा है पेपर लीक। हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं दिन रात एक एक करके गए, 10 बाई 12 कमरे में हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि इस देश का भविष्य जो स्टेक में लगा दिया गया है। आप देख लो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस सब एग्जामों की, एक एक एग्जाम को। आप एडुकेटी की बात करते हैं, एडुकेटी जो है व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में उसका नाम है। उसको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? सवाल यह है सबसे बड़ी बात। आप ये समझ के चलो कि यह देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश का युवा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे हमारा जो है भविष्य रुका हुआ है। आज ये आप समझ लो, अगर आज छात्र नहीं जागे तो कोई नहीं जगा पाएगा। आप समझ लो, ये अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो छात्र कि ये धीरे धीरे करके आपको बिल्कुल मजदूर बना देंगे। आप पढ़े लिखे होकर पकौड़े तलोगे, समोसा की साइज नापोगे, इसी पे रिसर्च चलेगा। क्या हमारा देश अमेरिका कहाँ आगे जा रहा है, चाइना कहाँ आगे जा रहा है, और आज हमारा देश समोसा की साइज नापने में जा रहा है। आपको नहीं लगता कि क्या देश हमारा जो है कहाँ पे जा रहा है? आप देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने खून दे दिया इस देश के लिए। आज देश का युवा राजनीति को गंदा मानता है, तो फिर आप समझ लो जो सिस्टम में बैठेगा वही आपका भविष्य तय करेगा, और वही भविष्य तय करेगा तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसीलिए देश के युवा अगर पढ़े लिखे लोग इस देश की राजनीति नहीं संभाले तो ये समझ लो ये देश उनके हाथ में चला जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने इस देश को 200 साल तक लूटा है, आज काले अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज देश को लूट के ले जा रहे हैं। आप देख लो मिडिल क्लास का जो है यहाँ पे छात्र जो बैठा हुआ है, मिडिल क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, कोई अडानी अंबानी का लड़का नहीं बैठा है। ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक एक पानी के लिए तरस रहे हैं। छात्र जो है डिग्रियां लेकर इंजीनियर 10-10 लाख 20-20 लाख की डिग्रियां खरीदने मतलब समझ रहे हैं, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, और डिग्रियां जो है 20-20 लाख की डिग्रियां इंजीनियर, सड़क पे ये इंजीनियर है, ये जो है प्रेसिडेंट हुए, कोई जॉब नहीं मिल रही, सब ये CLC से पढ़े हुए। मैं स्वयं सिविल इंजीनियर हूँ। आप समझ लो हम लोग सड़कों की जो है दर भटक रहे हैं। आप ये देश कहाँ जा रहा है? आप मीडिया के बंधु हमारी आवाज़ बनिए, और ये छात्र को जागना होगा कि आज देश, अगर आपको देश को आगे ले जाना है, छात्र को आना पड़ेगा आगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। छात्र इकट्ठा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, छात्र इकट्ठा भी। और उन्होंने एक बड़ी मौजूद बात बोली कि समोसे की साइज पर चर्चा हो रही है संसद में, मगर छात्रों का जो मुद्दा है, नौकरियों का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, संसद में कभी डिटेल में उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? मेरा सवाल इस देश के सभी सांसदों से है, इस देश के सभी मंत्रियों से, इस देश की सरकार से है, इस देश के विपक्ष से है कि आखिर समोसे पे चर्चा हो सकती है तो देश के जो हमारे नौजवान हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन नौकरियां आती हैं, पेपर लीक होता है, भर्तियां आप देखिए महीनों सालों लटकी रहती हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं होता? कभी एक दिन डिसाइड क्यों नहीं होता कि आज पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात होगी, नौजवानों की बात होगी? मुद्दे ये है भाई साहब, ये जो रूल बना के रखे ना, ये रूल गलत है। ठीक है, रूल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया आपने 400 रुपये का हमने फॉर्म पेड किया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। अब उसमें हमारी 10 हमारे जो मतलब ये क्वेश्चन होते वो गलत हो गए। मेरा एक क्वेश्चन का जो होता 100 रुपये, ठीक है। अब बताइए, हम लोग किसान के लड़के हैं, हमारे माँ बाप लोग खेत में काम करते हैं, 400 रुपये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है सर कि जब हम लोग को जाते तो कम से कम 200-250 किलोमीटर में सेंटर होता है। हम वहाँ से रायबरेली के रहने वाले हैं, रायबरेली के रहने वाले यहाँ पे आए हैं, ठीक है, और ढूंढते हुए आए हैं, ठीक है। एक मिनट। और उसके बाद में भाई साहब हमें ये बताओ, अगर इतनी सब कुछ धांधली चल रही है, किसी को पेन नहीं मिल रहा,
किसी को मतलब किसी का फेस नहीं मिल रहा, किसी को क्या नहीं हो रहा। भाई साहब ये क्यों ऐसा कर रहे हो? माउस नहीं चल रहा है। हाँ, अब हमारा एग्जाम, हमारा 2 घंटे का मित्र हमारा एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में मतलब उसी 2 घंटे के अंदर आप आते हो हमसे साइन करवाने, सिग्नेचर करवाने और भी, तो ये सब क्यों कर रहे हो भाई? यार सरकार को हम लोग बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती है। हम उनको नायक मानते हैं जो देश के लिए कुछ किया, हम इनको नायक नहीं मानते हैं। ये लोग देश बेचने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं, हम भाई अभी निकलो, अभी मुझे गर्दन कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गोली खाने सीना पे खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। जब से ये मोदी सरकार आई है ना, दो बार वैकेंसी है, ये 10 साल हो गए। 10 साल में लड़के का उम्र गुजर जाता है। 10 साल मतलब वो क्या करेगा? एक एसएससी जो थी जो हर साल वैकेंसी निकाले, बल्कि 5000 ही निकाले, पर कितने रेलवे के बच्चे इसमें शिफ्ट हुए। और आप कहते हो किस बेसिक पे ये चोर है? आप एसएससी चेयरमैन का आंसर सुनोगे ना, कहते हैं आपके पैसे से रोड बनता है। अरे तो मोदी फिर खड़ा होकर क्यों कहता है मैंने रोड बनाया? क्रेडिट खोर। हम बोले कि हाँ भाई आपके लड़के से मैंने रोड बना दिया, कसम क्रेडिट तो मिले हम लोग को। ये ऐसा सवाल उन लोगों का सुनोगे आप। अभी यह स्टेट का देखोगे, बिहार में लड़का आंदोलन कर रहा था, पैर से मुंह पे लात मार रहा है पुलिस वाला। अरे आतंकवादी है वो। उसको नेता को पहले एक बात, यहाँ के नेता आप कवर करते होगे, विदेशों का सुनते होगे, छोटी मोटी बातों पे सिर्फ करप्शन का आरोप लगता है ना, वहाँ के नेता रिजाइन कर देते थे। हमारे देश में भी हुए लाल बहादुर शास्त्री, कोई दुर्घटना होता था रिजाइन कर देते थे। पर आज के नेता बनने से पहले ना, हमारे गांव में, आपके गांव में भी कहावत होगी कि दिद्दा का पानी धो दिया है, मतलब लाज शर्म नहीं रहा। पहले नेता बनने से ना ये लोग पहले यही करते हैं, लाज शर्म बेच देते हैं, तब नेता बनते हैं। यहाँ अगर हम लोग को बैठने की नौबत आई ना, इसी समय इसको लाज शर्म इतना भी होता ना, तो वो लोग सही करते हैं। आज बैठने की नौबत नहीं आती। आप सोच रहे हो ना चीज़ को, तो भाई ये बहुत ही गंदा। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि भाई काम कर ले, कब तक लग रहेगा? एक पॉइंट होता है हर चीज़ का। बहुत मेहनत कर रही है, यहाँ पे आने के लिए भी 100 बार पूछना पड़ता है कि यहाँ चले आओ। तो इतना गंदा हाल हो चुका है ना, एक फार्म भरने के लिए भी 100 रुपये लगते हैं, उसका भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हम। और ये तो कह देते हैं कि एग्जाम दोबारा दे देना। मेरा एग्जाम था कानपुर NTPC का, मैं देने नहीं गया। क्यों नहीं देने गया? मेरे पास पैसे नहीं थे। 500 रुपये का फार्म भरा मैंने, 2000 रुपये कौन किराया लगा के जाएगा? आज शिफ्ट पहले मैं दे दिया तो एक दिन पहले जाना पड़ता है, तो कहाँ से लाऊं मैं पैसे? घर वाले एक पॉइंट तक छोड़ देते हैं कि मैं इतना बड़े अमीर खानदान से नहीं आता। अगर मेरे घर में अच्छा बिजनेस है तो मैं पढ़ता ही क्यों? गरीब आदमी, सामान्य परिवार के बच्चे हैं, सबके लिए 100 रुपये सवाल के देना मुश्किल है, जो फॉर्म का पैसा देना है वो मुश्किल है। तो जैसे जैसे जुटा रहे हैं, मगर कम से कम जब एग्ज़ाम हो तो तरीके से हो जाए, उनका पैसा बर्बाद ना हो। घर वाले बड़ा गिन के पैसा देते हैं बच्चों को, एक एक पाए का हिसाब लेते हैं, तो कम से कम उसका हिसाब सरकार बना के रखे। जनरल आदमी बता सकता है कमियां हो सकती हैं। जैसे आप अगर किसी बच्चे का सेंटर 1000 किलोमीटर भेज रहे हैं सर, ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 किलोमीटर भेज रहे हैं, और इसके बाद पेपर आउट हो जा रहा है सर, किसकी जिम्मेवारी है? अगर सर मैं इंजीनियरिंग छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो एक मैं सिंपल से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। लेट अस सपोज एक बिल्डिंग है सर, और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लेकिन दूसरी कंपनी आती है, बोलती है मैं इसको 70 लाख में पूरा कर दूंगा। सर कैसे पूरा होगा? या तो आप गंदा मटेरियल लगाएंगे, ऐसे ही पूरा होगा जैसे हुआ। बस सर मैं यही पॉइंट पे लाना चाह रहा था कि अब सर वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। 1000 किलोमीटर जाएगा, सेंटर हैक होंगे, और सेंटर में ऐसे पैसा चलेगा कि क्या ही बताया। मतलब ये सारी कमियां होंगी सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल गंदा यूज किया तो ये होनी है। और अभी बहुत एग्जाम है, अभी सीजीएल का इतना बड़ा एग्जाम है सर, SSC का एग्जाम, मिनी एग्जाम है सर, और ये सर क्राउड है सर, ये बच्चे हैं सर, ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब यही कल के भविष्य है सर। अगर इनके साथ आज होगा तो कल कैसे भविष्य को संभालेंगे? पहला पॉइंट है एडुकेटिव को बैन करें। दूसरा पॉइंट है एग्ज़ाम कैलेंडर जो के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी जारी करें, और एग्ज़ाम कैलेंडर का मंथ फिक्स करें प्रत्येक ईयर में। तीसरा मैंने पॉइंट लिया है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को और पारदर्शी करें, जिससे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। होता क्या है, किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 50 नंबर 60 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी बच्चे के 10 नंबर कम हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चौथा मैंने यहाँ पर लिया है जो एग्ज़ाम का लेवल है वो उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। बहुत बार ऐसा होता है कि MTS के एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछ देते हैं, और ग्रेजुएशन वाले में MTS के लेवल के पूछ देते हैं। अगला मेरा पॉइंट है कि किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के आने से पहले कर दे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए SSC CGL 2025 में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, SSC CGL 2026 में जो वैकेंसी आएगी उससे पहले 25 वालों की ज्वाइनिंग करा दें, जिससे कि वो 26 में अटेम्प्ट ना दें,
जो बाकी डिजर्विंग बच्चे हैं उनको मिल जाए। इसके बाद में जो हमने अगला पॉइंट लिया है कि हर परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। बहुत बार सर ऐसा होता है कि 0.5 से बच्चा रह जाता है, उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है। अब किसी एस्पिरेंट की 3 जगह जॉब लग चुकी है तो वो सीट खा जाता है। अब वो ज्वाइन तो एक जगह करेगा, इसलिए मैंने बोला है यहाँ वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। सेंटर्स इस बार अंडमान निकोबार तक गए हैं, 1200 किलोमीटर सेंटर दूर गए हैं। अब इससे जब बात की जाती चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब कह रहे थे हमारे ज़माने में तो ऐसे ही दूर जाते थे, हमारे ज़माने में तो बैलगाड़ी से हम पेपर देने जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है, क्योंकि फीस तो 100 रुपये ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में ये है सेंटर वहाँ पर दे जहाँ हमारी बहनें भाई आराम से पहुँच सके, कन्वेंस हो वहाँ पर। अगला मैंने पॉइंट लिया है कि इस बार क्या हुआ, फेज 13 के एग्जाम में बाउंसरों से बच्चों को पिटवाया गया है, वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये हमारा अनुरोध है, आग्रह है सरकार से भी, चेयरमैन साहब से भी कि प्रशिक्षित स्टाफ रखे जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। बहुत बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, सर्वर काम नहीं कर रहा, सिस्टम काम नहीं कर रहा, बच्चा पेपर दे रहा, उसका मेंटल स्टेटस हिल जाता है, वो घबरा जाता है, तो उसको एटलीस्ट सही कर दे, उस पर हावी ना हो। इस प्रकार से प्रशिक्षित स्टाफ हो। टेक्निकल इश्यूज जो है, टेक्निकल इश्यूज सिस्टम कभी कभी नहीं चल रहा है, ज़्यादातर ये हुआ माउस नहीं काम कर रहा, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, पेन के नाम पे रिफिल दी जा रही है लिखने के लिए, इन सब चीज़ों पे सुधार हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि गलत क्वेश्चन एग्जाम में देता है एसएससी और बच्चों से पैसा लिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है। और चलो 1-2 क्वेश्चन गलत हो मान लिया जाए, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन गलत हैं, इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन में अगर रीजनिंग के ऑप्शन आएंगे तो क्या एसएससी के पास अब इतने भी कर्मचारी नहीं है कि 100 क्वेश्चन सही से वो बनवा सके। तो छात्रों की भीड़ देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि छात्र इस बार रामलीला मैदान एकदम मूड बना के आए हैं। उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो बदलाव करा के मानेंगे। एसएससी के सिस्टम में एक परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं हो पा रही है, उसको लेकर वो बात उन्होंने जो कही आपने सुनी। इसके अलावा उनका साफ बड़ा मुद्दा है कि एडिक्विटी जो वेंडर है उसको बदला जाना चाहिए, जो पैसा लिया जाता है 100 रुपये प्रति सवाल का वो ख़त्म होना चाहिए। और तमाम जो मुद्दे आपने सुने इस पूरी बातचीत में, छात्रों से लगातार हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जहाँ छात्र होंगे वहाँ हम होंगे, माने कि न्यूज़ पिंच होगा। बाकी इस देश की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से, एसएससी के चेयरमैन सबसे हमारी अपील है कि इन छात्रों की तरफ रुख करें, इनकी सुने और इनके जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। शुक्रिया।